आतिश विशां बुक 1 पार्ट 28 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। ये हुलिया बदलने में थाईवांग ने मेरी बड़ी मदद की थी और फिर चंद कदम दूर हटकर वो गहरी नज़रों से मेरा तनकीदी जायजा लेने लगी। अगर तुम इस गेटअप में मेरे सामने होते तो शायद मैं भी तुम्हें ना पहचान सकती। वैसे इस वक्त तो तुम वाकई छठे हुए बदमाश लग रहे हो, थाई ने कहा और अपने बैग में से नोटों का एक बंडल निकालकर मेरे हाथों में थमा दिया। वैसे तो गुंडे और बदमाश किस्म के लोग जेब से पैसा खर्च करने के बजाय लोगों से छीन झपट कर ही खाते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जेब से खर्च करो। कॉटेज से निकलकर मैं पैदल चलता हुआ मेन रोड पर आ गया और वहां से टुक टुक में बैठकर सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां गुज़िश्ता रात लड़ाई हुई थी। वहां उस वक्त भी महाराज के कैंप से ताल्लुक रखने वाले 2-3 लड़के मौजूद थे जो मुझे वजदान की हैसियत से जानते थे और मैंने मेज पर उन्हीं के साथ बैठकर कॉफी पी। वो मुझे पहचान नहीं सके। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि मेरे गेटअप में कोई खामी तो नहीं रह गई थी। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं एक टैक्सी पर सवार हुआ और सुखमवट रोड पर पहुंच गया। यहाँ बड़े बड़े होटल और नाइट क्लब्स थे। मैं गुंडों वाले सुलिये में किसी बड़े नाइट क्लब या होटल में दाखिल नहीं हो सकता था। ऐसी कोई कोशिश भी करता तो मुझे रोक दिया जाता। मैरीलैंड नाइट क्लब टाइगर की मिल्कियत में तो नहीं था, लेकिन उसकी निगरानी में चल रहा था। यहाँ औरतों के किक बॉक्सिंग के मुकाबले भी होते थे। ये मुकाबले रात 8 बजे शुरू होते और 2 बजे तक जारी रहते। सोए 5 पर फेडरल होटल से कुछ फासले पर वाक़ मैरीलैंड नाइट क्लब में उस वक्त ज़्यादा रश नहीं था। कई मेज़ें खाली पड़ी थी। स्टेज पर किक बॉक्सिंग का मुकाबला जारी था। 2 अधेड़ उम्र औरतें थकी हुई बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट रही थीं। उनके जिस्मों पर अगरचा लिबास बराए नाम ही थे, लेकिन हॉल में बैठे लोगों को शायद उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे वहां बैठे भी 2 मिनट ही गुजरे थे कि एक आदमी बड़ी बेतकल्लुफी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। किसी कदर दराज कामत, बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए, क्लीन शेव, गले में स्याह डोरी और सामने का एक दांत टूटा हुआ। उसने जीन्स और बगैर आस्तीन की धारीदार बनियान पहन रखी थी। जिस्म उसका गठा हुआ और बाजू के मसल उभरे हुए थे। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। हेलो बॉस, मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया। हेलो। मैंने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। पहले तो मैं उसे अपनी मेज पर बैठते देखकर चौंका था, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा था कि उस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। लगता है तुम्हारा धंधा खूब चल रहा है, वो मेरा जायजा लेते हुए बोला। यहाँ धंधा तो सबको ही चल रहा है, एक मैं ही ठोकरे खा रहा हूँ बस। वो बोला, क्या काम करते हो? कोई भी काम मिले तो कर सकता हूँ। वैसे मैं मोटर मैकेनिक हूँ। बताया मैं अच्छा खासा काम चल रहा था। एक दोस्त के बहकाने पर मैं यहाँ आ गया। वो साला चोरी के जुर्म में पकड़ा गया और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। शायद तुम्हें वापसी का किराया चाहिए, मैंने कहा। बहुत से हडराब किस्म के लोग पैसे बटोरने के लिए दूसरों के सामने अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करते हैं। नहीं, मैं अपने साथ नाकामी और नामुरादी की दास्तान लेकर वापस नहीं जाना चाहता। चाय या कॉफी पियोगे? मैंने कल रात से खाना नहीं खाया। उसके लहजे में निदामत भी थी और अफसरदगी भी। मैंने एक बार फिर गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी बातों में और चेहरे पर सच्चाई की झलक नजर आ रही थी। वेट्रेस आ रही है, जो खाना चाहो मंगवा लो। यहाँ नहीं, ये नाइट क्लब है तो 3rd क्लास, पर यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। उधर एक रेस्टोरेंट है, सस्ता खाना मिलता है वहाँ पर। मैं एक लम्हे को ठिठका। वो मुझे यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना चाहता था। किसी गड़बड़ के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मैंने बहरहाल रिस्क लेने का फैसला किया और हम मैरीलैंड नाइट क्लब से निकलकर एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में आ गए। और फिर मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि उसने नहायत सस्ते किस्म के खाने का ऑर्डर दिया था। हालांकि ऐसे मौके पर जब बिल दूसरे की जेब से अदा होना हो, अच्छी से अच्छी और महंगी चीज़ मंगवाने की कोशिश की जाती है। मैंने वेटर्स को बुलाकर उसका ऑर्डर कैंसिल करा दिया और बढ़िया किस्म के खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना के बाद कॉफ़ी भी पी गई। वो मेरा बेहद एहसानमंद नजर आ रहा था। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। अगर आज भी मुझे खाना न मिलता तो शायद मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। किसी को एक वक्त खाना खिला देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर मैं तो इसे एहसान ही समझता हूँ और हिम्मत हुई तो कभी इस बोझ को उतारने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल गुजरा। मास्टर के रिंग से बाहर भी मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो काबिल भरोसा और बाहिम्मत हो, और मुझे शख्स पसंद आया था। और इस मुख्तसर सी मुलाकात में मैंने उसे पहचानने में गलती नहीं की थी। अगर इसे मुनासिब तरीके से डील किया जाए तो ये मेरे लिए जान भी दे सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? रामन प्रसाद है मेरा नाम, और रिहाइश फुटपाथ पर। उसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। 1 महीना पहले ही पताया से यहाँ आया था। 2-4 दिन होटल में रहा, फिर फुटपाथ पर आ गया।
दोस्ती करोगे? दोस्ती? उसकी आंखों में चमक से उभर आई। इसका मतलब समझते हो? इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। तुम एक सच्चे और खरे इंसान हो। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। दोस्ती के नाम पर जान भी चली जाए ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, उसने कहा। रामन प्रसाद बुद्ध का पैरोकार था। उसे धर्म से ज्यादा लगाव नहीं था। वो एक सीधा साधा आदमी था जिसने जिंदगी के चंद उसूल वज़ा कर रखे थे जिन पर वो अमल पैरा था। फिलहाल ये अपने पास रखो। मैंने जेब से कई नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। आज की रात किसी होटल में बसर करो। कल मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं तुम्हें कुछ और रकम दूंगा। अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना और किसी फ्लैट का भी बंदोबस्त कर लेना। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम तो दोस्ती में जान तक देने के लिए तैयार हो। मैं तो फिर तुम्हें कागज के चंद टुकड़े दे रहा हूँ। रामन प्रसाद ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। आओ अब यहाँ से चलें, मैंने उठते हुए कहा। हम एक बार फिर मैरीलैंड नाइट क्लब में आ गए। उस वक्त ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो गया था। स्टेज पर फाइटिंग का मुजाहरा करने वाली लड़कियां भी दूसरी थीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बॉस। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूं कि सारी जिंदगी याद करोगे, रामन प्रसाद ने कहा। हम मैरीलैंड से निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। रामन ने ड्राइवर को टॉक्सन ब्रिज की तरफ चलने को कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, जब मैं पता से यहाँ आया था ना तो मेरा वो दोस्त मुझे इस जगह लेकर गया था। वहाँ बास चीजें देखकर तुम्हें हैरत होगी। नरिया रिवर के टॉक्सन ब्रिज से वो कॉटेज ज्यादा दूर नहीं था जहाँ हम रिहाइश पजीर थे, लेकिन मैंने रामन प्रसाद को नहीं बताया। टैक्सी दरिया के किनारे सड़क पर रुक गई। शंग्रीला और ओरिएंटल होटल के दरमियान वो एक बहुत बड़ा प्राइवेट गेस्ट हाउस था। गेट पर गेस्ट हाउस का नाम का नियोन साइन भी रोशन था। एक बहुत बड़ा रकबा चारदीवारी ने घेर रखा था जहां दरख्तों की बहुतायत थी। मैंने रामन प्रसाद को ये नहीं बताया कि मैरीलैंड जैसे घटिया नाइट क्लब में मेरा जाने का मकसद क्या था। उसके साथ मैं यहाँ इसलिए चला आया था कि मैं उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। गेस्ट हाउस का बड़ा हॉल कुछ अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। लगता था कि मैं किसी परिस्तान में आ गया हूँ। नौजवान और खूबसूरत वेटर्स इधर उधर घूम रही थी। उनके जिस्मों पर लिबास बराए नाम ही था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये गेस्ट हाउस अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा था। एक लम्हे को तो मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि मैंने रामन पर भरोसा करके गलती तो नहीं की। ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे पहचान लिया हो और एक फर्जी कहानी सुनाकर मुझे एतमाद में लेकर धोखे से यहाँ ले आया हो। लेकिन बहरहाल अब तो मैं यहाँ आ ही गया था। ओखली में सर दे दिया। अब मुसलों का इंतजार था। वहां बैठे 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे कि अंदरूनी दरवाजे से एक आदमी को बरामद होते देखकर मैं उछल पड़ा। वो दारा था, मेरा असल दुश्मन जिसने जहन्नुम की बलाएं मेरे पीछे लगा रखी थी। उसके जिस्म पर बेहतरीन सूट था। बाएं तरफ बगल के नीचे कुछ उभार सा नजर आ रहा था। मुझे समझने में देर न लगी कि वो बगली होल्स्टर था जो कोट के नीचे छुपा हुआ था। उसे देखकर मैं अपने आप में बेचैनी महसूस करने लगा और रामन प्रसाद ने मेरी बेचैनी को महसूस कर लिया। क्या बात है बॉस, तुम उस लंबे आदमी को देख के परेशान क्यों हो गए हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा और फिर जुआ खेलने का फैसला कर लिया। इसे देखकर कुछ पुरानी यादें जहन में उभर आई हैं। अगर इसने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो तो मुझे बताओ बॉस, मैं भी इसकी गर्दन का स्क्रू ढीला करके आता हूँ, रामन प्रसाद ने कहा। मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अब मुझे यकीन हो गया कि ये इन लोगों में से नहीं था और उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता था। ये बहुत खतरनाक आदमी है प्रसाद। इसने मेरे माँ बाप को कत्ल किया था। ये अकेला नहीं है, इसके साथ 2 आदमी और भी हैं। वो भी दुनिया के सफाक तरीन आदमी हैं। ये लोग भी मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं उनसे बचने के लिए सिंगापुर से भागकर पहले कोलालमपुर और फिर यहाँ आ गया। ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने टाइगर से यारी गांठ ली है और ये सब लोग मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। कई बेगुनाह बैंकॉक में भी इसके हाथों मारे जा चुके हैं। आज मैं इनकी तलाश में निकला था कि तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए और ये मेरी नजरों में आ गया। उसने भी तुम्हें देखा है, लेकिन हैरत है तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने इस वक्त अपना हुलिया बदल रखा है, इसलिए नहीं पहचान सका मुझे। अब तुम फिक्र मत करो बॉस, मैं भी इसकी गर्दन का स्क्रू ढीला करता हूँ। यहाँ नहीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। सबसे पहले मैं इसका ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ। हम 2 इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ इसके और भी साथी होंगे। हाँ, एक बात तुम याद रखो, अगर हम यहाँ बिछड़ गए तो कल शाम 8 बजे चाइना टाउन में महाराज जिम्नेजियम के करीब रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करना। इतना लंबा इंतजार क्यों बॉस? अभी क्यों नहीं? अभी वो तुम्हारी गर्दन का स्क्रू ढीला कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि मैं एक अच्छे दोस्त से महरूम हो जाऊं। रामन प्रसाद कंधे उचकाकर रह गया और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी।
वो वही खूबसूरत लड़की थी जिसने इस रोज खानका के गेट पर मुझे वो गुलदस्ता दिया था जिसमें टाइम बॉम्ब फिट था। वो लड़की चंद लम्हे दारा के पास रुककर बातें करती रही, फिर अंदरूनी दरवाजे में चली गई। दारा भी वहां से हटकर एक मेज पर बैठ गया जहां दो खूबसूरत लड़कियां पहले से बैठी हुई थी। वो उनसे हंस हंसकर बातें करने लगा। तुम इस पर निगाह रखना, मैं भी आता हूँ, मैंने रामन की तरफ देखते हुए सरगोशी में कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की दूसरी तरफ एक कुशादा राहदारी थी। बाएं तरफ ऊपर जाने के लिए जीना था। उस लड़की को मैंने इस तरफ मुड़ते देखा था। जीने पर सुर्ख कालीन बिछा था। मैं ऊपर चढ़ता चला गया। जीने के ख्ताम पर वो कुशादा राहदारी बिल्कुल सीधी हो गई थी। आखिर में इंग्लिश के हरूफ टी की शक्ल में दाएं बाएं मुड़ गई थी। राहदारी में दोनों तरफ कमरे थे। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर रुक गया। दाएं तरफ आखिरी कमरे का दरवाजा खुला था। मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी के दाएं बाएं कमरे थे और आखिर में खुली जगह थी। सिर्फ 3 फुट ऊंची मुंडेर थी। उसके दूसरी तरफ नीचे लॉन था। दरवाजे के सामने नीले गहरे रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं आड़ में खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। पर्दा जरा सा सरका हुआ था और सामने एक सोफे पर किम टांगे फैलाए बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसके करीब खड़ी हुई वो लड़की उससे कुछ कह रही थी। मैं उन लोगों की बातें सुनने में इस कदर महफ था कि मुझे एहसास ही न हो सका कि कोई कब मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। मैं चौंका तो उस वक्त जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो सीने में मुझे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो दारा था। और इससे पहले कि दारा कुछ समझ सकता, मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उछलकर उसके झबड़े पर घूंसा रसीद कर दिया। दारा करहा कर पीछे हटा। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसके घुटने पर ठोकर रसीद की। इस मर्तबा वो बिलबिला उठा। वो आगे को झुक गया था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके थोपड़े पर किक रसीद कर दी। वो उलटकर दीवार से टकरा गया। उसका सर बड़ी जोर से दीवार से जाके लगा था। मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए रुक गया। मैंने कमरे के अंदर किसी की नकलो हरकत महसूस कर ली थी। और फिर दूसरे ही लम्हे किम बाहर आ गया। उसकी तेज नजरों ने फौरन ही सूरत हाल से अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसे कुछ करने का मौका देने से पहले ही मैं अपनी जगह से उछला। मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर पड़ी। वो कराहता हुआ दरवाजे की चौखट से टकरा गया। मैंने अड़ने भैंसे की तरह उसके पेट पर सर से टक्कर मारी। किम ने संभलने की कोशिश में मेरे बाल पकड़ लिए। मैंने सर को जोरदार झटका दिया। मेरी विग किम के हाथों में रह गई और मैं पीछे हटता चला गया। मेरी सूरत देखकर किम उछल पड़ा। विग उतर जाने के बाद मुझे पहचान लेना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा था। दारा ने भी मेरा चेहरा देख लिया था। वो कोट के नीचे हाथ डालते हुए उठने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मैं राहदारी की तरफ से एक साया हवा में उड़ता हुआ आया और दारा पे जा गिरा। दारा चीख उठा। वो रामन प्रसाद था। मैंने किम को संभाल रखा था और रामन ने दारा को संभाल लिया था। वो भी एक अच्छा फाइटर था और दारा को संभलने का मौका नहीं दे रहा था। कमरे के अंदर वो लड़की शायद टेलीफोन पर चीख चीख कर किसी से कुछ कह रही थी। उसके कुछ ही देर बाद दूसरी राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। रामन भागो उस तरफ, मैंने चीख कर कहा। रामन ने दारा को जोरदार किक लगाकर नीचे गिरा दिया और मंडेर पर चढ़कर पिछले लॉन की तरफ छलांग लगा दी। किम मुझसे लिपटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी टांगों में घुटने से जोरदार जरब लगाई। वो बिलबिला उठा। घुटने की दूसरी जरब उसकी थोड़ी पर लगी। वो चीखता हुआ उलट गया और फिर मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर मंडेर से छलांग लगा दी। नर्म जमीन पर गिरते ही मैं संभल गया, लेकिन फिर यूं लगा जैसे कंधे के जरा नीचे अंगारे से भर गए हों। फायर की आवाज भी दूर दूर तक फैल गई थी। मैंने एक तरफ छलांग लगा दी और बाउंड्री वॉल की तरफ दौड़ने लगा। एक और फायर हुआ। इस बार गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैं दौड़ता हुआ बाउंड्री वॉल के करीब पहुंच गया। दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगाने के लिए मैं पर तोड़ ही रहा था कि दाएं पिंडली में अंगारे से भरते चले गए। मैं दीवार के दूसरी तरफ गिरा और ढलान पर लुढ़कता चला गया। उसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरे की स्याह चादर सी फैलती चली गई। मुझे दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। दौड़ते कदमों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। वो आवाजें मुझे वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। वो थाई जुबान में चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। फिर यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। लगता था फायरिंग की यह आवाज मेरे चारों तरफ फैल रही है। मैंने आंखें खोल दी। मेरे चारों तरफ अब भी तारीकी थी। इतनी गहरी तारीकी में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। मैंने अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाया तो मेरे बाजू और दाएं टांग में टीसे उठी और दर्द की लहरें पूरे जिस्म में फैलती चली गईं। मेरे मुंह से बेख्तियार करहा से निकल गई। उसी लम्हे एक हाथ ने मेरा मुंह दबा दिया और उसके साथ ही एक नहायत मध्यम सरगोशी मेरी समाज से टकराई। आराम से लेटे रहो, मुंह से आवाज मत निकालना और ना ही अपनी जगह से हरकत करना। वो हमें तलाश कर रहे हैं और हमारे बहुत करीब हैं। मामूली सी आवाज भी उन्हें हमारी तरफ मुतवज्जो कर सकती है। वो आवाज अजनबी होने के बावजूद शनासा लग रही थी। मेरे हवास अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे।
दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी और मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सी जगह है और मेरे बदन में टीसें क्यों उठ रही हैं। ये कौन शख्स है जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। फायर की एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज कदरे करीब से सुनाई दी थी। मेरे गिर्द उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो जो कोई भी था उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें अब भी करीब से सुनाई दे रही थी। मेरे मुंह पर एक बार फिर हाथ रख दिया गया ताकि मैं कोई आवाज न निकाल सकूं। मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और मैं कब्र जैसी उस तारीकी में घूरते हुए सोच रहा था कि ये कौन सी जगह हो सकती है। मेरे बाजू और टांग में मुसलसल टीसें उठ रही थी। मैंने दाएं हाथ को आहिस्तगी से हरकत देकर बाएं बाजू पर रखा तो नमी और चिपचिपाहट सी महसूस हुई। उसके साथ ही मेरे जहन ने काम करना शुरू कर दिया और मुझे याद आ गया कि क्या हुआ था। रामन प्रसाद मुझे गेस्ट हाउस में लेकर गया था जहां दारा और किम से टकराव हुआ था। तारीकी में घूरते हुए मनाजिर किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरते चले गए। एक एक लम्हे की याद ताज़ा होती गई। मुझे ये भी याद आ गया कि वहां से फरार होते हुए मेरे बाजू में गोली लगी थी और जब मैं बाउंड्री वॉल से कूद रहा था तो दूसरी गोली मेरी टांग में लगी थी और मैं नीचे गिरकर किसी नाहमवार ढलान पर लुढ़कता चला गया था और फिर शायद मैं बेहोश हो गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, मगर मेरे चारों तरफ बिखरी हुई गंभीर तारीकी बता रही थी कि ये रात ही का कोई हिस्सा था। पर ये कौन सी जगह थी और ये आदमी कौन था जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। गिरफ्त दोस्ताना थी और थोड़ी देर पहले उसने मेरे कान में जो सरगोशी की थी उससे भी अंदाजा होता था कि वो मेरा कोई हमदर्द है जो मुझे दुश्मनों से बचाना चाहता है। अचानक मेरे जहन में रामन प्रसाद का ख्याल उभरा। मैं उसका नाम लेना चाहता था मगर उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। ए, इस तरफ! एक चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे यूं लगा जैसे वो शख्स मुझसे सिर्फ चंद गज के फासले पर मौजूद हो। यहाँ किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आते। उस तरफ चलो, दरिया के पुल की तरफ। वो उधर से निकलने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी अकड़ी हुई टांग को हरकत देना चाहता था लेकिन यह आवाज सुनकर बेहिस्सो हरकत होकर रह गया। तारीकी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर ये आवाजें बतदरीज घोर अंधेरे में मदगम होती चली गईं। मेरे मुंह पर से हाथ हटा लिया गया। उसके साथ ही एक गहरा सांस लेने की भी आवाज सुनाई दी। प्रसाद, हाँ ये मैं हूँ बॉस, अभी आराम से लेटे रहो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए, पलट कर भी आ सकते हैं। इस बार मैंने बात नहीं की, अलबत्ता दाएं टांग को समेटने की कोशिश की जो लकड़ी के तख्ते की तरह अकड़ी जा रही थी। मेरे मुंह से बेख्तियार करहा से निकल गई। क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे बाजू और टांग में गोलियां लगी हैं। ये अजियत अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। बर्दाश्त करो, तुम एक बहुत बहादुर और बाहिम्मत नौजवान हो। ये तो मामूली सी तकलीफें हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं है, मौका देखकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। पर ये जगह कौन सी है? मुझे भी नहीं मालूम। मैंने तुम्हें चीख कर दीवार से गिरते और ढलान पे लुढ़कते हुए देख लिया था। जब मैं तुम्हारे करीब पहुंचा तो तुम बेहोश हो चुके थे। मैं तुम्हें वहां से उठाकर भाग निकला। मुझे छुपने के लिए ये जगह नजर आई। अब तक तो ये जगह हमारे लिए महफूज ही रही है। वो लोग चंद कदम के फासले पर हमारे करीब से गुजर गए लेकिन हमारी मौजूदगी का पता नहीं चला। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हुए। हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा। बेहतर यही कि हम खामोशी से बैठे रहें ताकि अगर वो दोबारा इस तरफ निकल आए तो। यकायक वो खामोश हो गया। दूर से फायर की एक और आवाज सुनाई दी। उन्होंने गालिबन खासे बड़े इलाके को घेरे में ले रखा है। हमें यहाँ से निकलने में मुश्किल तो पेश आएगी, पर जाहिर है हम रात भर तो यहाँ बैठे नहीं रह सकते। बहरहाल हमें कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही एक और बात मेरे जहन को उलझा रही है। वो क्या? यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही बॉस। तुम्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत है। अगर बरवक्त कोई तिब्बी इमदाद ना मिली तो जख्म बिगड़ जाने का अंदेशा है जिससे तुम्हारी जिंदगी को खतरा भी लाहक हो सकता है। हमें यहाँ में कितनी देर हो गई है? तकरीबन घंटा तो हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से निकल कर देखूंगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सवाल फिर वही है कि यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ? इसकी तुम फिक्र मत करो। जरूरत सिर्फ यहाँ से बचकर निकलने की है। दरिया के पार वांग वंग या रोड पर एक ऐसी महफूज जगह जहाँ हम पनाह ले सकते हैं और मुझे मेडिकल एड भी मिल सकती है। पर हम दरिया की दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? उनके आदमी तो ब्रिज पर भी मौजूद होंगे और कोई आदमी उनकी नजरों से बच के नहीं जा पाएगा। सूरत हाल का अंदाजा लगाने के बाद मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा बॉस। तुम यहीं रुको, मैं सूरत हाल का जायजा लेकर आता हूँ। मेरा सर प्रसाद की गोद में रखा था। उसने मुझे आहिस्तगी से उठा दिया। तारीकी में अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जमीन पर थे या पाताल में। ऐसी गहरी और दबीज तारीकी। मैंने अंधों की तरह टटोल कर देखा तो पता चला कि हम एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में थे और वो जगह कुछ ज्यादा कुशादा भी नहीं थी। हमारे सरों के ऊपर छतनुमा कोई चीज भी थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा हाथ छत को छू गया था। प्रसाद रेंगता हुआ वहां से बाहर निकल गया। मैंने पत्थर से पुष्ट लगाकर टांगे फैला ली।
बाजू और टांग से दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी और यह दर्द पूरे जिस्म में फैल रहा था। तकलीफ की शिद्दत को कम करने के लिए मैंने बड़ी सख्ती से दांत भींच रखे थे। मुझे यहाँ पड़े हुए 1 घंटा हो चुका था और इस 1 घंटे में मेरे जख्मों से अच्छा खासा खून बह चुका था और अब मैं अपने आप में नकाहत सी महसूस करने लगा था। प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, वरना जख्म बिगड़ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। प्रसाद को यह भी खतरा था कि यहाँ से निकलकर हम जाएंगे कहाँ, और मैंने फौरी तौर पर उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया था। हाँ, वो घर ही तो था जहाँ मैं और थाईवांग रह रहे थे। रामन प्रसाद काबिल एतमाद और भरोसे का आदमी साबित हुआ था। उसने मेरी खातिर अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। उन लोगों के हाथ लग जाने की सूरत में वो प्रसाद को भी अजियतें देकर हलाक कर डालेंगे, इसलिए मैंने उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। अगर वो खुद गर्ज होता तो वहाँ झगड़ा शुरू होने के बाद सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाजा लगाते मुझे निकलकर छोड़ के भाग जाता, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और मुझे इन दरिंदों से बचा लाया था। उस जैसे वफादार और जानिसार को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता था। तकरीबन 15 मिनट बाद सरसराहट की ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। चंद ही सेकंड बाद प्रसाद की सरगोशी सुनाई दी। बॉस। यस प्रसाद। सड़क या किसी और तरफ से रास्ते से निकलने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी बचा है। और वो क्या? दरिया। क्या तुम तैरना जानते हो बॉस? उसकी बात सुनकर मैं कांप उठा। तैराकी तो मुझे आती थी और ये तैराकी मैंने सिंगापुर के एक स्विमिंग क्लब में सीखी थी, लेकिन स्विमिंग पूल और दरिया में बहुत फर्क होता है। पूल के ठहरे हुए पानी में तैरना और बात है, और दरिया के गहरे और बहते हुए पानी में तैरना दूसरी बात। और फिर उस वक्त मेरी हालत, बाजू और टांग में गोलियां लगी थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन भयानक मौत ने चारों तरफ से घेरा डाल रखा था और मौत के हिसार को तोड़ने का वही एक रास्ता था। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, उस तरफ चलो, लेकिन कुछ दूर तक ही रेंगना पड़ेगा। मुमकिन है उस तरफ, उसने हाथ से भी इशारा किया हो, लेकिन दबीज अंधेरे में तो मैं अपने आप को भी नहीं देख सकता था। उसका हाथ क्या नजर आता। प्रसाद के रेंगने से सरसराहट की जो हल्की सी आवाज पैदा हो रही थी, मैं उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे रेंगता रहा। मेरे जख्मी बाजू और टांग में तकलीफ की शिद्दत बढ़ गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद हम उस तंग सी जगह से निकलकर खुली जगह पर आ गए। चेहरे से टकराने वाली ताज़ा हवा बड़ी खुशगवार लगी। उस जगह अगरचे रोशनी नहीं थी, लेकिन सामने दरिया के दूसरे किनारे पर रोशनियां जगमगा रही थी और उनसे अंधेरे की घुटन का एहसास भी खत्म हो गया था। रामन प्रसाद उठ खड़ा हुआ और जब मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे मुंह से बेख्तियार करहा निकल गई। मेरी जख्मी टांग ने बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया और मामूली सा बोझ पड़ने से जख्म से जो टीसें उठी वो मेरे पूरे वजूद में फैलती चली गई। प्रसाद फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने मेरा सीधा बाजू अपनी गर्दन में हमायल कर दिया और मुझे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलाने लगा। मेरा दायां पैर जमीन पर घिसट रहा था। गोली मेरी पिंडली की पिछली तरफ लगी थी और अंदर ही रह गई थी, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही थी और पूरी टांग में शदीद खिंचाव महसूस हो रहा था। चंद कदम चलने के बाद हम रुक गए, बल्कि मैं तो गिर सा गया। मैंने तकलीफ जब्त करने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। वो गेस्ट हाउस बाएं तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर था। उससे परे होटल शंग्रीला का जगमगाता हुआ नेओन साइन नजर आ रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहां से हम निकल कर आए थे। उस जगह को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि यह किसी पुल का इब्तिदाई हिस्सा था। हो सकता था पहले यहाँ दरिया पर पुल बनाने का मंसूबा बना हो, लेकिन फनी वजूहात की वजह से मंसूबा तर्क करके वहां से तकरीबन 1000 गज आगे पुल तामीर किया गया था। उस जगह जमीन से पुल की बुनियादें और साइड की दीवारें उठाकर शुरू के हिस्से में कंक्रीट की भराई की गई थी और कुछ हिस्से पर कंक्रीट के देवकामत गार्ड डालकर छत या सड़क का कुछ हिस्सा भी बना दिया गया था, लेकिन बाद में उसे नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। उस छत के नीचे बड़े बड़े पत्थर और मलबे के ढेर ऐसे ही पड़े रह गए थे और प्रसाद मुझे उसके आखिरी हिस्से में एक ऐसे ही बड़े पत्थर के पीछे ले गया था, जिसकी वजह से हम तलाश करने वालों की नजरों से महफूज रहे थे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है बॉस। अगर वो लोग दोबारा इस तरफ निकल आए तो हमारे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। प्रसाद की आवाज ने मुझे चौंकाया। उसने मुझे दोबारा सहारा देकर उठाया और मैं उसके साथ घसीटने लगा। हमारा रुख दरिया की तरफ था। बैंकॉक वालों ने शहर के वस्त में बहते हुए दरिया से खूब फायदा उठाया था। कई यार्ड क्लब थे। दरिया के साथ बड़े बड़े होटलों ने भी किनारे तक की जगह घेर रखी थी, जहां छोटी छोटी जेटियां तामीर करके अपने मेहमानों के लिए बोटिंग की सहूलतें फराम कर रखी थी। बाज लोगों ने वैसे ही जगह घेर कर छोटे छोटे घाट बना रखे थे, जहां दरिया की सैर के लिए आने वालों को किराए पर कश्तियां फराहम की जाती थी। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी थी जो अब भी वीरान पड़ी थी। इन जगहों पर आसपास तो गहरे खड्ड थे या किसी वजह से इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। उस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद थे वहां से बाएं तरफ तकरीबन 300 गज के फासले पर तो वो गेस्ट हाउस था और दूसरी तरफ तकरीबन 500 गज तक वीराना था। उससे आगे रोशनियां नजर आ रही थी।
बीच के इस वीराने में झाड़ियां फैली हुई थी। मेरा ख्याल है उस तरफ किनारे पर हमें कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां से हम दरिया में उतर सके। प्रसाद ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर प्रसाद, मुझसे तो कदम नहीं उठाया जा रहा, बाजू भी बुरी तरह कड़ा हुआ है, मैं तैर कैसे सकूंगा? तुम फिक्र ना करो बॉस, मैं सिर्फ मोटर मैकेनिक ही नहीं, एक बहुत अच्छा पैराक भी हूँ। पता है कि गहरे साहिल पर पैराकी के कई खतरनाक मुकाबले जीत चुका हूँ। तुम मेरी पुश्त पे सवार हो जाना, मैं तुम्हें आसानी से दूसरे किनारे तक ले जाऊंगा। रास्ते में तुम्हारे कपड़े तक गीले नहीं होने दूंगा, बस हमें दरिया में उतरने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए। रामन प्रसाद मुझे सहारा देकर झाड़ियों में घसीटता रहा। इस तरह चलने से मेरी टांग में तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि दारा और किम के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह आसपास के इलाके में हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। वो किसी भी लम्हे इस तरफ आ सकते थे। हम इस जगह से काफी दूर निकल आए थे। आसपास झाड़ियां गरचे खासी ऊंची थी, मगर ज्यादा गुंजान नहीं थी। हमें आगे बढ़ने के लिए आसानी से रास्ता मिल रहा था। और फिर अचानक हम ठिठक कर रुक गए। हमसे तकरीबन 15 गज आगे एक शोला सा चमका था। मैंने गौर से उस तरफ देखा तो कांप कर रह गया। वहां कदरे ऊंची जगह पर एक आदमी खड़ा था, जिसने सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई थी। उसका रुख दूसरी तरफ था। दिया सलाई की रोशनी में उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन बिखरे हुए बाल और धारीदार टी शर्ट से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो कौन हो सकता है। वो यकीनन दारा का ही कोई गुर्गा था जो निगरानी के लिए वहां खड़ा था। प्रसाद ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे आहिस्ते से झाड़ियों की आड़ में बिठा दिया और झाड़ियों की आड़ लेकर झुककर तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह बेहिस हरकत बैठा सामने देख रहा था। प्रसाद मेरी निगाहों से ओझल हो गया था, मगर वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा इत्मीनान से सिगरेट की कश लगा रहा था। सिगरेट गालिबन बहुत ही घटिया किस्म का था। हवा का रुख होने की वजह से उसकी नागवार सी बू यहाँ तक आ रही थी। फिर उस शख्स के अकब में चंद कदम के फासले पर प्रसाद को नमूदार होते देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं दिल ही दिल में उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगा। प्रसाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और फिर शायद उसका पैर किसी झाड़ी में उलझ गया। वो लड़खड़ा सा गया। आवाज सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे पलटा। उसने सिगरेट फेंका और प्रसाद की तरफ लपका। प्रसाद संभल गया था। वो दोनों एक दूसरे से गत्थम गत्था हो गए। दोनों जमीन पर गिरे, फिर उठ गए। मैं किसी कदर नशेब में था और वो दोनों ऊंची जगह पर थे। आसमान पर चमकते सितारों की रोशनी के पसे मंजर में मुझे उन दोनों के हिवले तो नजर आ रहे थे, मगर यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि इनमें से प्रसाद कौन है और गुंडा कौन। वो एक बार फिर जमीन पर गिरे। वो मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन झाड़ियों के चटकने की आवाजों से मैं अंदाजा लगा सकता था कि वहां क्या हो रहा है। और फिर एक खौफनाक चीख फिजा में उभरी। ये चीख प्रसाद की भी हो सकती थी। यह ख्याल आते ही अपनी जगह से घिसटता हुआ गुंजान झाड़ियों में घुस गया। 2 मिनट गुजर गए और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। एक हेवला ठीक उसी जगह पर आकर रुका जहां थोड़ी देर पहले मैं मौजूद था। बॉस, ये मैं हूं। मैं यहाँ हूं प्रसाद, मैंने कहा। वो खत्म हो गया है बॉस, मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी है। वहां एक छोटी सी जेटी पर 2 कश्तियां भी खड़ी हैं बॉस। उस मरदूत की चीख सन्नाटे में दूर तक फैली होगी। इससे पहले कि उसका कोई साथी इस तरफ पहुंच जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं उठ नहीं सकता, मुझे सहारा दो प्रसाद। मैंने अपना तंदुरुस्त हाथ ऊपर उठा दिया। मैं उस वक्त कुछ ज्यादा ही नकाहत महसूस करने लगा था। प्रसाद नीचे झुका और सहारा देने के बजाय मुझे पुश्त पर लाद लिया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। उसका एक हाथ मेरी टांग के जख्म पर पड़ा था। प्रसाद मुझे उठाकर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगा। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके उसने मुझे एक जेटी पर उतार दिया। यहाँ दरिया किनारे पर एक पुख्ता चबूतरा बना हुआ था और एक तंग सी खाड़ी इस चबूतरे के साथ आगे को निकली हुई थी। यहाँ 2 छोटी छोटी कश्तियां थी, जिनकी रस्सियां एक आहनी पाइप के साथ बंधी हुई थी। ये चप्पुओं वाली कश्तियां थी। प्रसाद ने मुझे उठाकर एक कश्ती में डाल दिया और पाइप के साथ बंधी हुई रस्सी खोलकर चप्पू संभाल लिए। वो कश्ती को खाड़ी से निकालकर दरिया में ले आया और उसे दूसरे किनारे की तरफ खींचने लगा। मैं कश्ती के फर्श पर निढाल सा बैठा तेज तेज सांस ले रहा था। कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। जख्मी टांग और बाजू तख्ते की तरह अकड़ गए थे और दर्द ने मुझे निढाल कर रखा था। और मैं उस वक्त सोच रहा था कि अपने ठिकाने पर मैं पहुंच भी सकूंगा या नहीं। अब परेशानी की कोई बात नहीं है बॉस। दरिया का पानी बहुत पुरसुकून और हमवार है। हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। वहां से हमें कितनी दूर जाना होगा? मुझे उसकी बातों से हौसला मिल रहा था। वो वाकई वफादार था। महज मेरी वजह से उसने एक इंसान के खून में हाथ भी रंग लिए थे। चंद घंटे पहले जब मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं दोस्ती का मफहूम जानता हूँ या नहीं। अगरचे हमारी दोस्ती की उम्र चंद घंटों से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने खुद ही मुझे दोस्ती का मफहूम समझा दिया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बॉस। हमें कितनी दूर जाना होगा? तकरीबन 1 मील। किंग टॉक्सन के मुजस्समे से जरा आगे। वांग या रेलवे स्टेशन के करीब? नहीं, उसकी मुखालिफ सिमत। मैंने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा।
दरिया का पानी वाकई पुरसकून था और उसे कश्ती खींचने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। दरिया के दोनों तरफ दूर दूर तक रंग बिरंगी रोशनियां नजर आ रही थी। उस वक्त शायद 12 बजने वाले होंगे। मैं थाईवांग के बारे में सोच रहा था। मैंने शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद ही घर से कदम बाहर निकाला था और थाई से कहा था कि मैं 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। अब मुझे तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। वो यकीनन परेशान हो रही होगी। कहीं उसने घबराकर मास्टर होशन को फोन न कर दिया हो। यहाँ पर पार्ट 28 का इख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए पार्ट 29 समाअत फरमाएं।